नमस्कार कक्षा 8वीं। आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे समास, है ना। समास जो है वो हमारा त्रैमासिक पेपर में भी आएगा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे समास। समास की परिभाषा पहले देख लेते हैं कि जब भी दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति या योजक शब्दों को हटाकर एक नया शब्द बनाया जाता है उस संक्षिप्त पद को समास कहते हैं, है ना। समास का मतलब होता है शब्दों का संक्षिप्त रूप या छोटा रूप, है ना। अब इसमें क्या होता है कि समास में जरूरी है कि कम से कम दो पद हो या दो से ज्यादा पद भी हो सकते हैं, है ना। कम से कम दो पद का होना जरूरी है। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति, है ना। अब विभक्ति का मतलब है शब्दों को जोड़ने वाला योजक, है ना। योजक का मतलब है कि शब्दों को जोड़ने वाला, दो शब्दों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसको या तो विभक्ति कहते हैं या योजक शब्द कहते हैं, है ना। तो उन शब्दों को यदि हम हटा दें तो जो नए शब्द बनेंगे उसको ही हम समास कहते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं तीन लोचनों वाला, है ना। अब यहाँ पर कितने पद हैं? तीन हैं, है ना। कौन कौन से हैं? एक तो तीन, एक लोचन और एक वाला है ना। अब इनमें से जो विभक्ति है या जो दूसरे शब्द है उनको हटा दे तो एक नया शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर वाला है ना, वाला इनको जोड़ रहा है। तो अगर इसको वाला को हम हटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास? तीन लोचन। तीन लोचन का मतलब है तीन आंख। अब तीन आंख किसकी है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिलोचन। जिसकी तीन आंखें उसको क्या बोलते हैं? त्रिलोचन। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं चतुरानन, है ना। जिसके चार आनन हो, आनन का मतलब होता है चेहरा, है ना। अब जिसके चार चेहरे हो उसको क्या बोलेंगे? या तो ब्रह्मा जी के चार चेहरे हैं या विष्णु जी के चार चेहरे हैं या भगवान श्री गणेश के हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे? चतुरानन, मतलब जिसके चार चेहरे हो। अब यहाँ से हम हो हटा दें या जिनके हटा दें तो क्या बचता है हमारे पास? चार आनन, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? चतुरानन। तो इसको ही हम समास कहते हैं कि जिन शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों में जहां से हम विभक्ति को हटा दें या योजक शब्दों को हटा दें और जो नया शब्द हमको मिलता हो उसको हम क्या बोलेंगे? समास। ठीक है, ये परिभाषा है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है ना। अब होता है समास पद। समास पद के बाद होता है समास विग्रह, है ना। समास को विग्रह कैसे करते हैं? विग्रह का मतलब होता है अलग करना, है ना। समस्त पदों को अलग करने की विधि को ही हम समास विग्रह कहते हैं, है ना। जितने भी पद हैं उनको हम अलग अलग कर दें तो क्या होता है? वो समास विग्रह होता है। मतलब उनको अलग अलग करने की विधि को हम समास विग्रह कहते हैं, है ना। अब समास के भेद कितने होते हैं, समास के प्रकार कितने होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं, है ना। 6 प्रकार में क्या होगा? सबसे पहला तत्पुरुष समास है ना। तत्पुरुष समास के बाद होता है हमारा कर्मधारय। कर्मधारय समास के बाद होता है द्विगु समास। द्विगु समास के बाद होगा हमारा द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास, है ना। इस तरह से हमारे 6 समास होते हैं। इन 6 समास को हम अभी पढ़ेंगे। चलिए पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को समझते हैं कि क्या होता है। चलिए हम समास का पहला भाग पढ़ रहे हैं, पहला भेद पढ़ रहे हैं या पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, उसमें है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा पहला प्रकार है। परिभाषा पढ़ते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, मतलब यहाँ पर दो पद या दो से ज्यादा पद का होना जरूरी है और उसमें भी बाद वाला पद जो है वो प्रधान हो, पहला वाला पद प्रधान नहीं होता, है ना। प्रधान का मतलब है मुख्य, है ना। जिसका ज्यादा प्रभाव पड़े उसको हम प्रधान बोल रहे हैं। और समास करने पर कारक चिन्ह या विभक्ति, है ना। कारक चिन्ह मतलब दो पदों के बीच में जो चिन्ह लगे होते हैं, दो पदों के बीच में जो शब्द लिखे हुए होते हैं, जो विभक्ति लिखी हुई होती है, जो योजक शब्द लिखे हुए होते हैं, उनका लोप हो जाए। अब विभक्ति कौन कौन सी होगी वो देख लेते हैं। विभक्ति में होगा का, की, के लिए, द्वारा, से, मैं, पर, और भी विभक्तियां होती है। लेकिन अभी जो मुख्य विभक्तियां हैं जिनसे शब्द जुड़ते हैं वो हमने यहाँ पर लिखी है ना। अधिकतर इन विभक्तियों से सामाजिक शब्द जुड़े हुए होते हैं, तो कहीं इनका लोप हो जाए तो वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण से समझते हैं गौशाला, है ना। अब क्या होगा? गौ के लिए शाला, मतलब गायों के लिए रुकने का स्थान बनाया गया हो उसको क्या बोलते हैं? गौशाला। जहां पर गाय रुकती हो, जहां पर गायों का देखभाल होती हो उसको क्या बोलते हैं? गौशाला।
पद, तो क्या होगा गौ के लिए शाला। अब यहाँ पर क्या है के लिए विभक्ति है हमारे पास। यदि इस विभक्ति का लोप कर दिया जाए, मतलब इस विभक्ति को गायब कर दिया जाए, लोप का मतलब होता है गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, है ना, अदृश्य हो जाना। अब इस विभक्ति को हम गायब कर दे तो हमारे पास क्या शब्द बनता है, एक तो पहला शब्द है गौ, दूसरा शब्द है शाला, मतलब पहला पद है गौ, दूसरा पद है शाला, है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है गौशाला, है ना। तो यहाँ पर प्रधान वाक्य क्या है शाला, मतलब जहाँ पर रोका जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं गौशाला। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, धन रहित, है ना। उसका शब्द क्या है धन से रहित। यदि इसको समास विग्रह करेंगे, समास को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा धन से रहित। पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, पहला पद और ये दूसरा, है ना। अब ये इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है विभक्ति, कौन सी विभक्ति है से, है ना। से जो है वो इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो धन से रहित मतलब जिसके पास धन नहीं हो, जो धन से वंचित हो गया हो उसको धन रहित बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा तत्पुरुष समास है जो विभक्तियों से जुड़ा हुआ होता है। जहाँ कहीं विभक्तियों का लोप हो जाए, विभक्तियां गायब हो जाए और एक नया शब्द बन जाए तो उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए अगले समास के रूप में हम पढ़ेंगे द्विगु समास। दूसरा वाला समास हम पढ़ेंगे, दूसरे समास में है द्विगु समास, है ना। द्विगु समास में क्या होता है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहेंगे, है ना। अब यहाँ पर दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, लेकिन इसमें एक शर्त ये होती है कि पहला वाला पद हो वो संख्यावाचक हो, मतलब वहाँ पर संख्या का होना जरूरी है या संख्या सूचक शब्द होना जरूरी है ना। परिभाषा एक बार देखते हैं कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं, मतलब वहां पर संख्या का होना जरूरी है या ऐसा शब्द हो जो हमको संख्या के बारे में जानकारी दे रहा हो, वहां पर द्विगु समास होगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं कि त्रिभुवन, है ना। त्रि मतलब होता है तीन, है ना, तीन भवनों का समूह, ऐसा समूह जहां पर तीन भवन हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम त्रिभुवन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो पहला हमारा संख्या है, त्रि जो है वो संख्या के रूप में हो रहा है और भवन एक मुक्त शब्द है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है तीन भवनों का समूह। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, नवग्रह, है ना। नवग्रहों का समूह, ग्रह जो है वो 9 है, उनके समूह को क्या बोल रहे हैं नवग्रह। तो इस तरह से यहाँ पर हम नव को क्या मान रहे हैं संख्या, है ना। 9 जो है वो संख्या है हमारी, तो जहां पर भी संख्या होगी वहां पर द्विगु समास होगा, वहां पर द्विगु समास माना जाता है। ठीक है, आज हम दो समास पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम बाकी के 4 समास और जो बचे हैं उनको हम पढ़ेंगे, है ना। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में समास को जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये समास आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे।